वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ करवा रही हूँ। तो जो ये सीरीज़ है उसमें मैं 6 क्लास से 10 क्लास की एनसीईआरटीज़ को कवर करूँगी और इनके जितना इजी हो सकेंगे उतने इजी मैं आपको एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करूँगी। और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहे होंगे मेरे वीडियोस। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और देखो, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, चैप्टर 10th रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। इसमें हमने 9 चैप्टर तक सारा पढ़ लिया है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उसको समझने में और इस लॉकडाउन में, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपके स्कूल्स कब शुरू होंगे। सो इट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी एंड बी अपडेटेड, क्योंकि जब भी स्कूल शुरू होंगे काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। सो बी प्रिपेयर्ड। So let's start chapter number 10, respiration in organisms. Respiration in organisms, what it reveals, actually what it deals with. अभी हमने कुछ दिनों से रेस्पिरेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, कैसे कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 ही फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना? हमने सुना है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो हम आज इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कौन-कौन से जो सेल्स हैं, कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, किन किन ऑर्गेनिजम्स की हेल्प किन किन ऑर्गन्स की हेल्प से हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो किस तरीके से वैरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये बूझो की स्टोरी दी है कि बूझो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए बस स्टॉप जाता है, और वो इतना एक्साइटेड रहता है कि वो काफ़ी तेज़ दौड़ दौड़ के जाता है। इस वजह से वो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, वो हफाने लगता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप कभी दौड़ लगाते हैं या जल्दी जल्दी स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, हफाने लगते हैं। तो हम आज इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हम हफाने क्यों लगते हैं। जब हम नॉर्मल चलते हैं तब तो हम नहीं बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, हमारे जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन जब हम मतलब जब हम दौड़ते हैं या फिर बहुत तेज फास्ट कहीं जाते हैं तो हम हफाने लगते हैं एकदम से। तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे। Let's start. Why do we respire? In chapter 2, you learn that all the organisms are made of small microscopic units called cells. हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक वो काय से बने होते हैं, छोटे छोटे सिंगल यूनिट ऑफ सेल से बने होते हैं, और हर सेल का जो फंक्शनिंग है वो अलग होता है ना। हर ऑर्गन का फंक्शनिंग अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है अकॉर्डिंग टू इट्स functions. Each cell of an organ perform a certain function such as nutrition, transport, excretion, reproduction. हर सेल अलग काम करता है। कोई न्यूट्रिशन का में हेल्प करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है ना। हमने प्लांट के बारे में भी पढ़ा था और एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था। देन इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। द सेल नीड्स एनर्जी। अब देखो, ये सारे फंक्शंस सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करने के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए हमारे जो सेल्स हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी, क्योंकि देखो, अगर हमें वर्क करना है तो हम खाते हैं पहले, उसके बाद हम काम पर जाते हैं। हम जब स्कूल जाते हैं उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो बॉडी है वो एनर्जाइज रहे वर्क करने के लिए। वैसे ही हमारे जो सेल्स हैं उन्हें भी एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। अगर हम उन्हें एनर्जी नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेंगे, है ना? How do they work? So to perform these functions, the cells need energy. Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. जब हम सोते हैं, जब हम खाते हैं, जब हम पढ़ते हैं, हमें हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। But where does this energy come from? लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है?
कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, है ना। ऐसा हमसे बार बार बोला जाता है कि वी शुड ईट रेगुलरली 4 times a day, ब्रेकफास्ट, लंच, देन इवनिंग स्नैक्स एंड देन what dinner. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और हम बार बार जो खाना खाते हैं वो क्या हो जाता है, हम उसको स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो रिलीज होती है कब, जब हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है। देयर फोर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। और इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हमें काय की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ेगी ना सांस लेने के लिए। टू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ is transported to all the parts of the body and ultimately to each cell. In the cell, oxygen in the air helps in the breakdown of food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. अब देखो, हमें सांस लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है ना। और वी नो दैट वी नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, है ना। ऑक्सीजन जो कि काय में प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, हम उसको ब्रीथ इन करते हैं एंड देन वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं ऑक्सीजन को, है ना। तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, प्लांट से मिलती है, और फिर हम उस ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में अल्टीमेटली हर सेल के पास जाती है। और इस तरीके से जो सेल्स हैं वो काय में हेल्प करते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, जो हमने खाना खाया है उसको ब्रेक करने में। एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इस तरीके का जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द हेल्प ऑफ what विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब कि द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, खाने को जो हमने खाया है उसको ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब जब वो ब्रेक करेंगे खाने को तो जो एनर्जी को रिलीज करते हैं उसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस करता है। इन सेल्स द फूड is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। और सेल्स में जो फूड है मतलब ग्लूकोज है वो ब्रोक हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में यूजिंग ऑक्सीजन। जो फूड हमने खाया अब ऑक्सीजन की हेल्प से हमने उसको ब्रेक किया तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और काय की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का विद द सॉरी विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, वो कहलाता है हमारा कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। जब हम ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विथाउट यूजिंग ऑक्सीजन। और जब हम फूड को ब्रोक करते हैं विथाउट यूजिंग ऑक्सीजन, उस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड रिलीज एनर्जी। और जो ब्रेक डाउन है फूड का वो क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करता है। देन ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी क्या देता है हमको, ग्लूकोज को हम ब्रोक डाउन करेंगे एनर्जी विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से, तो वो हमको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर।
They are called anaerobes and they get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide. अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे जो कैसा कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, एनाएरोबिक, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल, और वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ईस्ट आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ईल्ड अल्कोहल. ईस्ट हमारे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली, ड्यूरिंग द प्रोसेस ईल्ड अल्कोहल. और ये अल्कोहल का देखो, अल्कोहल को बनाने में हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं. दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर. अब मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. अब देखो जो हमारे मसल सेल्स हैं वो भी कभी कभार एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, बस थोड़े से टाइम के लिए. व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. देखो अगर हम 10-15 सेकेंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड के लिए हम अपनी सांस अगर रोक लें, तब तक हमारी मसल्स रेस्पायर कर सकते हैं एनारोबिकली. लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा रोक के रखेंगे देन वी आर फीलिंग सफोकेटेड, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, cycling, walking many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. अब देखो क्या होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेज दौड़ते हैं या बहुत तेज चलते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पड़ती है. लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो तो लिमिटेड होता है. तो कभी कभी हमारे जो मसल सेल्स हैं वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए. ठीक है. इस वजह से जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है. अगर आपने कभी नहीं दौड़ा और एकदम से आप एक दिन दौड़ लगाने चले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो मसल्स हैं उन वो क्रम्स आ गए, मतलब वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं. वो किस वजह से, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है. तो वो क्रम्स की वजह से आपको पेन होने लगता है, एंड दैट इज ड्यू टू इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. देन हैव यू एवर वंडर्ड यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, है ना, मैंने अभी आपको बताया. द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली. और ये क्रैम्प्स काय की वजह से होते हैं, जब मसल सेल जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इस वजह से. द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. और जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाता, वो आधा ब्रेक होता है. इस वजह से वो कौन सी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल क्रैम्प्स. और इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं. वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज. और फिर अगर हमें ये क्रैम्प्स हो जाते हैं तो हम या फिर हॉट वाटर बाथ ले लेते हैं, या फिर हम किसी भी ऑयल या फिर ऑइंटमेंट से अगर हम उसको मसाज कर लेते हैं, तो वो क्रैम्प्स हमारे क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं. कैन यू गैस वाई इज इट इज़ सो? ऐसा क्यों होता होगा? हॉट वाटर बाथ और द मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. ये क्या होता है, हॉट वाटर बाथ से या फिर आप मसाज करते हैं तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो अच्छा होता है, एंड एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस. अब देखो आप अगर क्रैम्प्स पे मसाज करेंगे तो जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो इम्प्रूव होगा, और जो ऑक्सीजन का सप्लाई है मसल सेल्स के पास वो अच्छे से होगा, भरपूर मात्रा में होगा. The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of the lactic acid into carbon dioxide. और जो increase होगा supply of oxygen में,
तो वो क्या करेगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देगा लैक्टिक एसिड को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि क्या हुआ था, पार्शियल ब्रोक हुआ था, काय की वजह से, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। इसलिए वो फिर क्या होगा, पूरी तरीके से ब्रोक हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाई डू बी रेस्पायर, हमें रेस्पिराइट करने की क्यों ज़रूरत होती है, टू प्रोड्यूस द एनर्जी टू डू वर्क। Then breathing. What is breathing actually? Close your nostrils and mouth tightly and look at the watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? अब देखो, अभी आपने जो ये कोरोना काल चल रहा था, इसमें एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी कि अगर आप, इफ़ यू आर एबल टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर 40 seconds or for 42 seconds, then you are नॉट सफरिंग फ्रॉम कोरोना। ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन अगर आपने ये एक्सरसाइज करी हो और अगर ना करी हो तो प्लीज़ मतलब अपने पेरेंट्स या किसी के गाइडेंस में करिएगा। ऐसे अकेले बैठ के अगर आप छोटे हैं तो प्लीज़ इस तरीके की एक्सरसाइज मत कीजिएगा। तो वो सांस रोक कर थोड़ी देर अगर हम रखते हैं, लेकिन हम ज़्यादा देर तक 60 सेकेंड से ज़्यादा हम अपनी सांस को रोककर नहीं रख पाते हैं, हम सफोकेटेड फील करने लगते हैं। सो यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विथआउट ब्रीथिंग, है ना। यू मस्ट हैव सीन द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द डॉग, कैट्स एंड काउस एज दे ब्रीथ। इफ़ यू हैव अ पैट और नहीं है तो आपने स्ट्रीट डॉग्स देखा होगा, उनका जो ब्रीथिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, उनका एब्डोमेन एकदम हिलता रहता है when they are sleeping or something. Breathing means taking the air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. Breathing का मतलब क्या होता है कि आप रिच ऑक्सीजन रिच एयर को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर को आप छोड़ते हैं। द टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। मतलब उसको क्या बोला जाता है, व्हेन यू टेक ऑक्सीजन रिच एयर into your body, that is inhalation, and giving out the air rich in carbon dioxide known as exhalation. ठीक, it is a continuous process which goes on all the time and throughout the life and of organisms. और ये continuous process है, आपका unconscious mind भी इस process को करता रहता है without knowing, और ये हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है until you die. The number of times a person breathes in a minute, as the breathing rate, both inhalation and exhalation takes place. A breath means one inhalation plus one exhalation. और number of time मतलब हम कितनी बार breathe कर सकते हैं एक मिनट में, उसको कहा जाता है breathing rate. A person breathe how many times in a minute? एक मिनट में आप approximately I think 72 times a person should breathe, I think in a minute. एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग रेट. बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस. अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन. एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है, एक बार इनहेल करके एक बार एक्सहेल करना. यू हैव सीन रामदेव बाबास योगा आसन्स, सांस लेके सांस छोड़ना, है ना. तो मतलब एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, दैट इज नोन एज वन ब्रीथ. Would you like to find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen of the body? आप अपनी breathing rate को काउंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वॉच. जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग. देखो, नॉर्मली जब अभी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब भी मैं ब्रीथ कर रही हूँ. आप अगर अभी फ़ोन देख रहे हैं तो आप ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन विदाउट नोइंग आपके दिमाग में ये चीज़ अभी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप ये सोचते हैं तभी आप ब्रीथ करते हैं. आप विदाउट नोइंग भी हम ब्रीथ करते रहते हैं, ठीक है. लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया तो आप वो चीज़ फील कर रहे होंगे. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. अब ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको पता लगाना है कि आप एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं. जब आप नॉर्मल रहते हैं, जब आप एक छोटी सी वॉक करके आते हैं, और जब आप बहुत तेज़ रन करके आते हैं, और जब आप एकदम सो रहे होते हैं, बैठे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं. तो आपका जो ब्रीथिंग रेट है, देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि जब आप नॉर्मल रहते हैं तो आप
हमारी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल रहती है, लेकिन जब हम एक्साइटेड रहते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है ना। जब हम दौड़ते हैं तब भी हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। सो अलग अलग टाइम पे हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करती है कि वो नॉर्मल रहेगी या बढ़ जाएगी। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट अ रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम इन अ मिनट। जब हम रेस्ट पे रहते हैं तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 15 से 18 बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में। ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। और हैवी एक्सरसाइज के बाद हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो 25 गुना बढ़ जाता है 1 मिनट में। वाइल बी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू बी ब्रीथ फास्ट बी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। और हम एक्सरसाइज करते वक्त एकदम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। Supplied to our cells, it speeds up the breakdown of the food and more energy is released। अब देखो जब हम क्या करते हैं, मोर ऑक्सीजन अगर हमारे सेल्स को मिलती है तो जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है वो बहुत जल्दी होने लगता है और इस वजह से जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। जब हम दौड़ लगाएंगे तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ जाएगा, इस वजह से ब्रेक डाउन भी फूड का बहुत बढ़ जाएगा, इस वजह से जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। वैन यू फील ड्राउसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लोज डाउन। देखो जब हम क्या होते हैं, जब अगर हमें चक्कर आ रहे रहते हैं या फिर हम थोड़ा अनवेल फील कर रहे होते हैं तो जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो कभी कभी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, डाउन चला जाता है। ठीक है। In the show, various in the figure 10.3 shows a various activities carried out by a person during a normal day. Can you say which activity the rate of breath will be the slowest and in which it will be the fastest? अब बताओ ये जो एक्टिविटी में दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा फास्ट ब्रीथ रेट कब होगा और सबसे ज़्यादा कम ब्रीथ रेट कब होगा। तो देखो जब ये लड़की क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो इसका ब्रीथिंग रेट सबसे हाई होगा और ये लड़का सो रहा है तब इसका ब्रीथिंग रेट क्या होगा, सबसे स्लो होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा काय के बारे में, ब्रीथ के बारे में। अब ब्रीथिंग क्या होती है, अब हम कैसे ब्रीथ करते हैं, चलो ये पढ़ते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट हाउ द मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग। Normally, we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. जब हम inhale करते हैं एयर को तो ये हमारी nostrils में से पास होकर हमारी कहाँ पे चली जाती है, nasal cavity में चली जाती है। From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe। और nasal cavity से जो air है वो कहाँ चली जाती है, lungs थ्रू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप, मतलब विंड पाइप को होते हुए वो कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन साइड्स। अ लार्ज मस्कुलर शीट्स कॉल्ड डायाफ्रागम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायाफ्रागम एंड रिब केज। अब देखो सबसे पहले हमने जब नॉर्मली जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो एयर है वो नॉस्ट्रल से होते हुए विंड पाइप से होते हुए कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। लंग्स कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी में, जो रिब्स से सराउंडेड होते हैं ना। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्रागम। अब एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायाफ्रागम। देखो ये आपको दिख रहा होगा डायाफ्रागम। इसमें क्या होता है, forms the floor of the chest cavity। breath involves the movement of the diaphragm। और जब हम breathe करते हैं तो involve होता है movement of the diaphragm and the rib cage। During the inhalation, ribs moves up and outwards and diaphragm moves down। और जब inhalation करते हैं तो जो ribs हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं and diaphragm नीचे की तरफ मूव करता है। This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs। और इससे क्या होता है कि वहाँ पर मूवमेंट जब होता है इनका तो जो स्पेस है वहाँ पर वो इंक्रीज हो जाता है रिब्स चेस्ट कैविटी में और वहाँ पे क्या फिल हो जाती है,
एयर फिल हो जाती है। द लंग गेट्स फिल्ड विद द एयर ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड। और जब एक्सेल करते हैं तो जो रिब्स हैं वो नीचे जाते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। वाइल डायाफ्रागम मूव्स अप इन द टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और डायाफ्रागम वापस से अपनी वही पोजीशन ले लेता है। दिस रिड्यूसेस द साइजेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। और इसकी वजह से देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो एकदम फूल जाता है, और जब हम सांस छोड़ देते हैं तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जब हम एयर को बाहर निकाल देते हैं। दीज मूवमेंट्स इन अवर बॉडी कैन बी फेल्ट easily. Take a deep breath, keep your palm on the abdomen, feel the movement of the abdomen. आप ये आसानी से फील कर सकते हैं अगर आप ब्रीथ करिए, और फिर उसके बाद जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो मूव करती है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, है ना। आपको ये पता चलता है कि जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो आपकी चेस्ट क्या हो जाएगी, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप ब्रीथ आउट कर देंगे तो जो एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। सो वी कैन ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन दैट किसका जो नरेंद्र मोदी का फेमस 56 इंच का सीना, ये ऑल दैट। देन everyone was boasting that she could expand it with the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? और आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा अपने चेस्ट को एक्सपैंड कर सकता है, और मैक्सिमम एक्सपेंशन किसके चेस्ट का है। सो वी कैन हैव कॉम्पिटिशन इन द क्लास, इन योर क्लास यू कैन हैव कॉम्पिटिशन। अब देखो, अब मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ। ये देखो, नेजल कैविटी के थ्रू आप एयर को इनसाइड लेंगे, और ये जो बिंड पाइप है जिसमें फेरेनेक्स एंड ट्रैकिया, इट इन्वॉल्व्स अ बिंड पाइप, और यहाँ से जो एयर है वो कहाँ जाती है, लंग्स में। लंग्स जो कि काय से बाइंडेड है थ्रू बाय द रिब्स से, और ये नीचे डायाफ्रागम है जो कि उसका बेस बनाता है। जब आप एयर को इन करते हैं तो ये क्या होते हैं, एक्सपांड करते हैं, एंड देन व्हेन यू ब्रीथ आउट ये क्या करते हैं, बार बार वापस से अपना कौन सा पोजीशन ले लेते हैं, नॉर्मल पोजीशन ले लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ डू बी ब्रीथ। सो दिस इज इट। अब आगे के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी जो है उनका ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, और ह्यूमन बींग्स के ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, ठीक है, अगले पॉइंट में। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।